Hello everyone, welcome to IQ Tab. This is a new segment in the series of Let's Analyze in which we try to take up a particular topic and try to talk about that topic in different perspective. हम उसके कुछ डेटा पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ फैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू और कुछ उसके एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करते हैं. तो जो आज का हमारा टॉपिक है टॉक्स अबाउट सर्बिया. देखिए सर्बिया के अंदर लिथियम माइनिंग हो रही है, ठीक है, और लिथियम माइनिंग को लेकर प्रोटेस्ट काफी ज्यादा वहां पे इंक्रीज हो रहे हैं. स्पेशली अगर आप थोड़ा पास्ट में जाएंगे और नवंबर 2021 को देखेंगे तब से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे एंड इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग. और ये इसका प्रोटेस्ट का जो पेस है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, ठीक है. तो रिसेंटली सर्बिया की गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए हैं जहां पर उन्होंने लिथियम माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंटली कैंसिल कर दिया है. तो हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को प्रॉपर्ली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे आज कि एग्जैक्टली क्यों सर्बिया के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे थे और लिथियम माइनिंग का एग्जैक्टली इशू क्या है, और लिथियम माइनिंग के साथ साथ हम यहाँ पर कुछ कॉपर माइनिंग के बारे में समझेंगे, ठीक है, एग्जैक्टली जो सर्बिया के अंदर हो रहा है. तो हम इन सब चीजों का प्रॉब्लम समझने की कोशिश करते हैं. देखिए फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपको थोड़ा सा मैं इशू समझाने की कोशिश करता हूं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है. देखिए सर्बिया एक कंट्री है जो कि एक यूरोप के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है. सो दिस इज अ काइंड ऑफ यूरोपियन कंट्री जहां पर एक एंग्लो ऑस्ट्रेलियन मल्टीनेशनल कंपनी है दैट इज कॉल्ड एज रियो टिंटो कंपनी, ठीक है. रियो टिंटो क्या करती है, 2006 में सर्बिया जाती है और वहां पे ढूंढना स्टार्ट करती है कुछ मिनरल्स वगैरह को, और 2006 में इसे एक लिथियम का बहुत बड़ा यहाँ पर वो मिल जाता है, ठीक है, एक रिजर्व मिल जाता है, लिथियम का बहुत बड़ा रिजर्व मिलता है सर्बिया के अंदर. सो दिस वाज द कंपनी रियो टिंटो कंपनी जो कि एक एंग्लो ऑस्ट्रेलियन कंपनी थी. 2006 में से सर्बिया के अंदर एक बहुत बड़ा एक टाइप का रिजर्व मिलता है जो कि लिथियम का रिजर्व होता है. तो क्या करती है 2007 के अंदर ये रियो टिंटो कंपनी क्या करती है, सर्बिया के उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर वहां पर एक लैंड खरीद लेती है और उस पर्टिकुलर लिथियम को माइनिंग करना स्टार्ट करती है, ठीक है. अब इस माइनिंग करने में क्या होता है, सर्बिया गवर्नमेंट को काफी ज्यादा फायदा होता है बिकॉज ऑब्वियसली टैक्सेस मिलते हैं, डिफरेंट बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, बाहर से एफडीआई आ रही होती है, पैसे आ रहे होते हैं. तो इसलिए सर्बिया की गवर्नमेंट जो होती है इस चीज को पूरी तरीके से सपोर्ट करती है और काफी ज्यादा इसकी हेल्प करती है. लेकिन क्या होता है धीरे धीरे इंक्रीज मतलब धीरे धीरे प्रॉब्लम्स, जो लोग होते हैं आसपास के लोग जो प्रॉब्लम्स देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और उस प्रॉब्लम्स के कारण क्या होता है लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है. और ये प्रोटेस्ट बेसिकली 2019-2020 के आसपास स्टार्ट होता है और लेकिन ये इंटेंसिफाई होना स्टार्ट हो गया 2021 यानी कि पिछले साल से, ठीक है. आई होप आप शॉर्ट में इस पूरे इशू को समझ गए. अब हम डिटेल में इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि एक्जैक्टली क्या हुआ. तो जैसा हमने देखा कि रियो टिंटो नाम की कंपनी थी सर्बिया के अंदर, उनको एक बहुत बड़ा लिथियम का रिजर्व मिला था 2006 के अंदर, ठीक है. अब उसके अगेंस्ट लोगों ने प्रोटेस्ट किया था कि आप यहाँ पे रिफाइनरी जो इस लिथियम की माइनिंग है इस रिफाइनरी के अंदर आप नहीं कर सकते. तो देखिए रीसेंट कॉन्टेक्स्ट ये है कि सर्बिया की गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर लाइसेंस को जो रियो टिंटो को जो पहले दिया गया था उस चीज को कैंसिल कर दिया, रिवोक कर दिया गया है कि अब ये पर्टिकुलर कंपनी जो है लिथियम माइनिंग नहीं कर सकती, ठीक है. ये सिंपल सा कॉन्टेक्स्ट था कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है. ये पिछले 2 महीनों से यानी कि नवंबर 2021 के अंदर जो हमारे जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे सर्बिया के अंदर वो प्रोटेस्ट अभी भी चल रहे हैं. इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए इस पर्टिकुलर चीज को यहां पर कैंसिल कर दिया गया. अब देखिए जो सर्बिया की जो प्राइम मिनिस्टर है एना ब्रेनाबिक है, उनका इलेक्शन है अप्रैल 2022 के अंदर. ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके कारण इस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट को ध्यान में रखते हुए इस माइनिंग के प्रोजेक्ट को कैंसिल किया गया है बिकॉज यहाँ पर इलेक्शन कहीं देखिए ये भी एक टाइप का डेमोक्रेटिक कंट्री है और इस डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर पीपल्स की जो वैल्यू होती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए सर्बिया के अंदर इलेक्शन है और इलेक्शन से जस्ट पहले आपको पता है इंडिया के अंदर भी बहुत सारा काम होता है, सर्बिया के अंदर भी बहुत सारा काम हो रहा है. इसलिए एक डिसीजन ये लिया गया है कि इस पर्टिकुलर चीज को कैंसिल कर दिया गया है और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है दैट वी हैव फुलफिल्ड ऑल द डिमांड्स फ्रॉम द एनवायरमेंटल प्रोटेस्ट, ठीक है. जो भी प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे एनवायरमेंटल लेवल पे जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने इस पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट था उसको पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया है. और साथ ही उन्होंने ये बोला है कि इस लाइसेंस को जो कि लिथियम प्रोजेक्ट के साथ लिंक था, इस रियो टिंटो का लाइसेंस, इसको पूरी तरीके से एनल करके मतलब कैंसिल करके इस पूरे प्रोजेक्ट को यहां पर बंद कर दिया गया, ठीक है. अब देखिए हमें सबसे पहले समझना है एग्जैक्टली सर्बिया का लोकेशन क्या है, और अगर आप लोकेशन समझ जाएंगे तो आपको एक बेटर आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली हम किस एरिया की बात कर रहे हैं. देखिए दिस इज द पूरा सा ये वाला यूरोप का पार्ट है, ठीक है. यूरोप के अगर आप हल्का सा साउथ वाले पार्ट में देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक कंट्री मिलेगा, दिस इज सर्बिया, ठीक है. देखिए अफ्रीका, सर्बिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, बहुत सारे यहाँ पर रीजन है, बट ये मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी किसी को भी टच नहीं करता है. यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि सर्बिया इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री, ठीक है. लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है, इट इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री. सेकंड पॉइंट, सर्बिया डबली लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है. ओके, व्हाट इज द डबल लैंडलॉक्ड कंट्री? डबल लैंडलॉक्ड कंट्री का मतलब होता है कि एक ऐसी कंट्री, मान लीजिए कंट्री है ए, ठीक है, अगर ये लैंडलॉक्ड है, लैंडलॉक्ड का मतलब क्या है, ये चारों तरफ से लैंड से घिरी हुई है, इसके आसपास कोई भी पानी बॉडी नहीं है, वाटर बॉडी नहीं है. अब मान लीजिए जिस कंट्री के साथ ये घिरी हुई है, मान लीजिए बी सी डी ई है, अगर ये खुद भी आप सामने से लैंडलॉक्ड हो, मतलब ये भी खुद भी मतलब बी सी डी ई भी पूरी तरीके से लैंडलॉक्ड हो, तो इसका मतलब है कि ए जो है वो डबली लैंडलॉक्ड है. मतलब ये तो खुद तो लैंडलॉक्ड है ही, पर जिस कंट्रीज ने इन्हें लैंडलॉक्ड कर रखा है वो खुद भी लैंडलॉक्ड है, दैट इज कॉल्ड एज डबली लैंडलॉक्ड कंट्री. तो यहां पर आपको जो यूपीएससी कंफ्यूज कर सकता है कि वो पूछ सकता है कि क्या सर्बिया डबली लैंडलॉक्ड कंट्री है? जी नहीं, सर्बिया इज अ सिंगली लैंडलॉक्ड कंट्री, ठीक है. आपको ध्यान रखना है बस कि सिर्फ इसके आसपास का कोई भी एरिया वाटर के साथ टच नहीं करता है. सेकंड चीज, अगर हम सर्बिया के नेबर्स को देखिए दिस पर्टिकुलर पार्ट दैट यू सी, दिस इज सर्बिया. नाउ सर्बिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट नेबर है दैट इज कॉल्ड एज कोसोवो, ठीक है. इसके जस्ट पास में देखेंगे बोस्निया, क्रोएशिया, हंगरी एंड रोमानिया, ठीक है. ये सॉरी, और यहां पर है
बुल्गारिया। ये 7 नेबर्स है यहाँ पर। इन नेबर्स को आपको हल्का सा बैक ऑफ द माइंड ध्यान रखना है। बस आपको देखिए मेन चीज ध्यान रखना है कि सर्बिया एक टाइप का लैंडलॉर्ड कंट्री है, मेडिटेरियन सी को टच नहीं करती है, ब्लैक सी को टच नहीं करती है, ओके, और ये एक यूरोपियन कंट्री है। अब आई होप आप इस मैप को पर्टिकुलरली प्रॉपर्ली समझ गए होंगे। अब समझते हैं कि एग्जैक्टली सर्बिया के अंदर प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। तो एज वी हैड डिस्कस कि 2006 के अंदर क्या होता है, रियो टिंटो नाम की कंपनी आती है और उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर रिजर्व्स को ढूंढना स्टार्ट करती है, डिफरेंट मिनरल्स को। तो जब वो ढूंढती है तो वहां पर बहुत बड़ा एक लिथियम का रिजर्व मिलता है, ठीक है। तो जैसे इनको लिथियम का रिजर्व मिलता है ना, तो उस पर्टिकुलर एरिया में अंदर जिस एरिया में वो मिलता है दैट इज कॉल्ड एज लोजिंका एरिया, ठीक है। लोजिंका एक टाइप का शहर है जो कि सर्बिया के अंदर प्रेजेंट है, और लोजिंका के अंदर ये डिपॉजिट मिलते हैं। तो लोजिंका के अंदर क्या करता है, वो एक अपना खुद का एक लैंड खरीद लेता है, ठीक है। रियो टिंटो जो है लैंड खरीद लेता है और उसने प्लानिंग करता है, मतलब रियो टिंटो प्लानिंग करता है कि इस पर्टिकुलर एरिया से हम लिथियम को रिजर्व करेंगे, मतलब वहां से रिफाइनरी की तरह उसको निकालेंगे, ठीक है, उसको पूरी तरीके से माइन करेंगे। अब लोजिंका जो शहर है, लोजिंका के अंदर एक प्लेस है दैट इज कॉल्ड एज अ वैली, एक वैली है दैट इज कॉल्ड एज जदार वैली। आपको इस जदार वैली ध्यान रखना है। जदार वैली इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी के अंदर पूछा जा सकता है कि जदार वैली कहां पर है। इट इज प्रेजेंट इन सर्बिया, ठीक है। और ये जो वैली है इट इज वेरी फेमस फॉर लिथियम, ठीक है। लिथियम का रिजर्व यहाँ पर काफी ज्यादा हाई अमाउंट में मिला है। तो ठीक है, ठीक है, आई होप आप ये चीज समझ गए प्रॉपर्ली। रियो टिंटो को यहाँ पर एक पर्टिकुलर जगह पर लिथियम मिलता है, लिथियम जहां मिलता है दैट इज कॉल्ड एज जदार वैली, और जदार वैली जो है ये लोजिंका नाम के शहर में है जो कि सर्बिया के अंदर प्रेजेंट है। ये इसका एग्जैक्टली लोकेशन हो गया। अब इस एरिया के अंदर लिथियम को माइन करने के लिए रियो टिंटो क्या करता है, यहां पर लैंड को खरीदता है लोजिंका के अंदर, और वहां पे अराउंड 2.4 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहा है कि इतना पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे ताकि इस एरिया से लिथियम को निकाला जा सके, एंड दिस विल बी द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इन द कंट्री, यानी कि सर्बिया के अंदर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट बन जाएगी। अब हम समझते हैं कि एग्जैक्टली ये लोकेशन कहां पर है। देखिए ये वाला पार्ट जो आप देख पा रहे हैं दिस इज सर्बिया, ठीक है। अगर आप सर्बिया को थोड़ा सा जूम इन करेंगे तो सर्बिया को देखिए आपको बिल्कुल साउथ वाले पार्ट में, साउथ वेस्टर्न साइड में एक्चुअली आपको एक प्लेस मिलेगा, दिस इज कॉल्ड एज जदार वैली, ठीक है। जदार वैली इज प्रेजेंट, दिस एंटायर रीजन इज कॉल्ड एज लोजनिका, ठीक है। लोजनिका शहर है, उसी के अंदर जदार वैली प्रेजेंट है, और जदार वैली के अगर आप पास में देखेंगे दिस इज जदार रिवर, ठीक है। नाउ दिस रिवर अगर आप यहां पर ध्यान से देखिए दिस इज द ओनली रिवर इन दिस पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। इस पूरे एरिया में ये एकमात्र रिवर है जदार रिवर, तो इसीलिए इस पर्टिकुलर रिवर को सर्बिया के सदर्न पार्ट का लाइफलाइन कहा जाता है, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज लाइफलाइन ऑफ सर्बिया, ठीक है, स्पेशली साउथ पार्ट के लिए। तो ये रिवर इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप आप ये चीज समझ गए कि सर्बिया के किस पार्ट में पर्टिकुलर ये लोकेशन प्रेजेंट है। अब देखिए अब क्या होता है, ये एक रिपोर्ट आई थी जिस टाइम 2006 के अंदर ये माइनिंग हुई थी, जब ये माइन के रिजर्व के बारे में पता चला था, लिथियम के रिजर्व के बारे में, तो एक रिपोर्ट आई थी कि ये जो लिथियम का माइन है ना, इट वुड प्रोड्यूस इनफ लिथियम, इतना लिथियम ये प्रोड्यूस करेगा जो कि 1 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एक बार में वो कर सकता है, मतलब फ्यूल मतलब वो दे सकता है, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का मतलब क्या है, उनके लिए चाहिए बैटरी, बैटरी अगर चाहिए तो बैटरी को बनाने के लिए जो मेन कंपोनेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज लिथियम। तो इस लिथियम को यूज करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी बनाई जाएगी, और एक बार में यानी कि एक साल में वो 1 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी तक इतना लिथियम प्रोड्यूस कर सकता है। दैट इज अ वेरी वेरी बिग अमाउंट। 1 मिलियन का मतलब है 10 लाख, ठीक है। तो 10 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल का ये अराउंड एक बार में बैटरी बना सकता है, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहां पर सिर्फ लिथियम प्रेजेंट नहीं है, लिथियम के अलावा बोरिक एसिड प्रेजेंट है और सोडियम सल्फेट प्रेजेंट है। और आपको ये जानकर वो होगा, मतलब हैरानी होगी कि लिथियम, बोरिक एसिड और सोडियम सल्फेट ये तीनों ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी को बनाने में काम आते हैं, और ये तीनों ही चीज एक जगह पर मिलती है, दैट इज कॉल्ड एज एट अ प्लेस कॉल्ड एज सर्बिया। और सर्बिया के अंदर भी अगर आप ध्यान देखेंगे तो जदार वैली, ठीक है। तो जदार वैली इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिथियम, आपको ये चीज अच्छी तरीके से याद कर लेना है। सेकेंड चीज, अब देखिए और एक और रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि जब ये जदार वैली का जो ये लिथियम रिजर्व है अगर ये पूरी तरीके से फंक्शनल हो गया, मतलब ये पूरी तरीके से माइनिंग होना स्टार्ट हो गया और इसके अंदर से बैटरी बननी स्टार्ट हो गई, तो माना जा रहा है कि एक साल में, मतलब एवरी ईयर, ये 58,000 टन्स ऑफ रिफाइंड बैटरी ग्रेड मतलब लिथियम कार्बोनेट निकालना स्टार्ट कर देगा। मतलब देखिए एक तो होता है लिथियम, ठीक है। उस लिथियम का मतलब है कि जब वो लिथियम आप मतलब वहां से निकालेंगे दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, पहले आपको उस लिथियम को रिफाइन करना होगा। इसीलिए क्या होता है जदार वैली जो है वहां पर एक रिफाइनरी बनाया जा रहा है इस पर्टिकुलर कंपनी के द्वारा, रियो टिंटो कंपनी के द्वारा वहां पे एक रिफाइनरी बनाया जा रहा है जो कि यहां से लिथियम निकालेगी इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर, यानी कि रिफाइनरी के अंदर उस चीज को रिफाइन किया जाएगा और उसके बाद वहां पर उसको डिफरेंट एरियाज में भेजा जाएगा। तो ये चीज किया जा रहा है, ठीक है। तो माना जा रहा है कि जब ये चीज पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, जब वो रिफाइनरी बन जाएगी, जब वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा, तो एक साल में अराउंड 58,000 टन तक का वो रिफाइंड बैटरी ग्रेड मतलब लिथियम कार्बोनेट जो उसको रिलीज कर सकता है, और उसके बाद ये यूरोप का लार्जेस्ट लिथियम प्रोड्यूसिंग माइन बन जाएगा। देख रहे हैं आप, इतना बड़ा रिजर्व मिला है हमें, ठीक है, इतना बड़ा रिजर्व मिला है, लेकिन यहां पर कुछ प्रॉब्लम्स है।
तो देखिए आपको ये चीज आप कहीं ना कहीं आपके माइंड में चल रहा होगा कि अगर इतना अच्छा यहाँ पे प्रोस्पेक्ट्स है तो प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, राइट? प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, उसी चीज को मैं अभी यहाँ पे समझने वाले हैं। अब देखिए, जो रियो टिंटो जो कंपनी है, रियो टिंटो बोलती है कि हमने जब मतलब लिथियम का जो ये रिजर्व था, जब उस चीज को हमने मतलब माइन करना स्टार्ट किया था, जब आस पर रिफाइनरीज बनानी स्टार्ट की थी, तो सर्बिया का और जो यूरोपियन यूनियन है, बिकॉज देखिए सर्बिया इज अ पार्ट ऑफ ईयू, ठीक है, तो सर्बिया और ईयू के जितने भी एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स हैं उन सबको हमने ध्यान में रखा था। इंडिया में क्या है ये, इंडिया में अगर आप उसको कोरिलेट करेंगे दैट इज कॉल्ड एज एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। इंडिया में कोई भी आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट करना पड़ता है उससे पहले आपको एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट को चेक कराना होता है। आपको याद होगा आज ही की हमने एडिटोरियल डिस्कशन के अंदर इसके बारे में बात की है, ठीक है। तो जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट है ना, उसी चीज को यहाँ पर चेक मतलब कराना पड़ता है इंडिया के अंदर। सिमिलरली जब आप सर्बिया के अंदर आप बना रहे हैं प्रोजेक्ट, तो आपको सर्बिया का जो जितने भी एनवायरमेंटल कंसर्न्स है और जितने भी यूरोपियन यूनियन के जितने भी एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स है सबका आपको प्रॉपर्ली चेक कराना होगा। और रियो टिंटो ने सब कुछ चेक कराया था, लेकिन इसके बावजूद जो प्रोटेस्टर है उनका ये कहना है कि जो लिथियम माइनिंग हो रही है उसके आसपास जो जफार रिवर है, जो हमने अभी देखा जस्ट यहां देखिए, दिस पर्टिकुलर रिवर जो है, जदार रिवर जो है, इस रिवर यहां पे पॉल्यूट होना स्टार्ट हो गया है। और इस मतलब इस पर्टिकुलर 2.4 बिलियन का जो प्रोजेक्ट है उसके कारण ये जो ड्रिंकिंग वाटर है हमारा, दिस इज द ओनली वाटर, पहली बात तो ये ओनली रिवर है इस पर्टिकुलर एरिया का, यहां पर कोई और रिवर प्रेजेंट नहीं है। दिस इज द कॉल्ड एज द लाइफलाइन ऑफ सर्बिया। और ये पर्टिकुलर रिवर भी अब कहीं ना कहीं पॉल्यूट होना स्टार्ट हो गया है, एंड इट इज बीइंग पॉल्यूट इन सच अ वे कि ये इररिवोकेबल है। मतलब ये अगर एक बार खराब हो गए तो दोबारा ये पर्टिकुलर ड्रिंकिंग वाटर वापस नहीं आ पाएगा, ठीक है। ऑल्दो देखिए, अब सर्बिया की गवर्नमेंट को आपको ये समझना, सर्बिया की गवर्नमेंट ने सिर्फ यहां पर रियो टिंटो को यहां पे प्रोजेक्ट नहीं दिया हुआ है, बट चाइना की कंपनी दैट इज कॉल्ड एज जिजिन कॉपर माइनर, उसको भी यहां पर इस चीज के लिए वो दिया हुआ है, ठीक है, लैंड को सेल किया है सर्बिया ने, बिकॉज ये पर्टिकुलर कंपनी जो चाइना की एक प्राइवेट कंपनी है वो यहां पर आती है, कॉपर को माइन करती है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, लिथियम के साथ साथ देखिए यहां पर बोरिक एसिड, ठीक है, सल्फेट वो प्रेजेंट है, और पास में ही जस्ट यहां पर एक जिजिन के अंदर एक कॉपर माइनिंग भी प्रेजेंट है, उसी के अंदर चाइना की कंपनी आकर यहां पर माइनिंग कर रही है। तो इसके अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, मतलब कि यहां पर प्रोटेस्ट सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपनी के अगेंस्ट नहीं है, प्रोटेस्ट हर एक उस कंपनी के अगेंस्ट में है जो कि यहां पर आके पानी को वो कर रहा है, ये खराब कर रहा है। अगर आप इस चीज का यहां पर अगर इसको देखेंगे, दिस इज कॉल्ड एज बोर, ठीक है, बोर प्रोजेक्ट है वहां पे, जहां पर जिजिन कंपनी जो है यहां पर आकर कर रही है। यहां पर भी देखिए, यहां पर भी टिमोक रिवर जो है, जो कि सर्बिया के पास से निकलता है, ये रिवर यहां पे पॉल्यूट हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आप ये चीज प्रॉपर्ली समझ पा रहे हैं। तो ये प्रोटेस्टर जो है ये कह रहे हैं, देखिए यहां पर जो जो जो, जो यहां के प्रेसिडेंट है, सर्बिया के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कुछ दिनों पहले एक मतलब स्टेटमेंट दिया था जहां पे उन्होंने कहा था दैट चाइना इज देयर सेवियर, बिकॉज चाइना आकर उनके कॉपर माइनिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है और वहां पर आकर उनके कॉपर माइनिंग को फिर से मतलब फंक्शन बना रहा है। इसके अगेंस्ट भी लोग काफी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक तो आपने रियो टिंटो को वहां पर वो दे दिया, प्रोजेक्ट दे दिया, जिसके कारण हमारा जो जादरक रिवर था, वो जादर रिवर था, वो पूरी तरीके से यहाँ पर खराब होना स्टार्ट हो गया, पॉल्यूट होना स्टार्ट हो गया। ऊपर से आपने चाइना की कंपनी को यहाँ पर ऐसा इन्वेस्टमेंट दे दिया, आपने ऐसा उसको लैंड सेल कर दिया है कि अब आगे जाकर वो भी कॉपर को माइन कर रहे हैं, और उसके कारण भी हमारा जो दूसरा रिवर भी है, यानी कि वो भी अब यहाँ पर खराब होना स्टार्ट हो गया, पॉल्यूट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। दो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स है सर्बिया की, दोनों यहाँ पे पॉल्यूट हो रही है, एक लिथियम की माइनिंग के कारण और एक यहाँ पर हो रही है चाइना जो कॉपर माइनिंग कर रहा है उसके कारण, ठीक है। इसके अलावा जो प्रोटेस्टर्स है, वो जो वहां के प्रेसिडेंट है, यानी कि सर्बिया के प्रेसिडेंट है, उसको ये भी अक्यूज कर रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो लगातार इलीगली लैंड को प्रोवाइड कर रहे हैं डिफरेंट कंपनीज को, मतलब इलीगल तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो हर एक एनवायरमेंटल इश्यूज को बिल्कुल साइड में रख दे रहे हैं, मतलब एनवायरमेंटल इश्यूज को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, वो सिर्फ डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं, एनवायरमेंट के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। इसके कारण क्या हो रहा है, जो लोकल लोग वहां पर रह रहे हैं उनको इस चीज को एक्चुअली फेस करना पड़ रहा है, बिकॉज उनका पानी गंदा आ रहा है, वो प्रॉपर उनके पास ड्रिंकिंग वाटर्स नहीं है, राइट। उसके कारण क्या हो रहा है, हेल्थ इश्यूज वहां पर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, वाटर कंटामिनेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, वहां के जो हॉस्पिटल्स वगैरह है उसके अंदर प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। ऑब्वियसली बात देखिए, प्रेसिडेंट इन सब चीजों को मना कर रहे हैं, प्रेसिडेंट वहां के ये बोल रहे हैं कि जितनी भी चीजें हो रही है, जो प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं, कोई फॉरेन कंट्री करवा रही है ताकि सर्बिया की गवर्नमेंट पूरी तरीके से डिस्टेबलाइज हो जाए, ठीक है। बट आप भी जानते हैं कि प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है, एनवायरमेंटल इश्यूज इतना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। और अगर आप एक चीज यहां पर देखेंगे ना, तो लास्ट फ्यू इयर्स में, लास्ट 5 से 6 सालों में, जब से स्पेशली 2015 के अंदर जो पेरिस क्लाइमेट चेंज आया ना, तब से कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो प्रोटेस्टर, मतलब स्पेशली जो लोग हैं ना, उन लोगों के अंदर भी कहीं ना कहीं इस चीज के लिए अवेयरनेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। इसलिए लोग अब खुद ही अपने राइट्स के लिए यहां पर प्रोटेस्ट करते हैं, अपने राइट्स को डिमांड करते हैं, एंड दैट इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड, ठीक है। अब कुछ चीज ध्यान रखना है। अब देखिए, जो सर्बिया के प्रोटेस्टर्स है वो ये बोल रहे हैं कि आपने लाइसेंस को यहां पर रिट्रैक्ट तो कर लिया है, जो रियो टिंटो को लाइसेंस दिया गया था उसको आपने रिट्रैक्ट तो कर दिया है, बट अप्रैल में आपका इलेक्शन है, इसलिए आपने कभी मतलब इसी चीज को आपने ध्यान में केसेस को वो किया है, अपने लाइसेंस को हटा लिया कि ऐसा ना हो कि अप्रैल के इलेक्शन के बाद अगर आप फिर से गवर्नमेंट में आ गए तो आपने फिर से, अगर आप इस चीज को वो दे दोगे, फिर से मतलब उनको लाइसेंस प्रोवाइड कर दोगे, तो दैट वुड नॉट बी गुड। इसलिए प्रोटेस्टर ने बोला है कि वो तब तक रुकेंगे नहीं, तब तक वो प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक कि रियो टिंटो का डील तो पूरी तरीके से कैंसिल हो चुका है, बट इसके अलावा सर्बियन गवर्नमेंट एक ऐसा लॉ
जब तक नहीं बनाती जिसके थ्रू आज के बाद कभी भी किसी भी टाइप का लिथियम माइनिंग या फिर बोरेट माइनिंग के ऊपर कभी भी माइनिंग नहीं हो पाएगी, इस चीज के ऊपर आपको लॉ बनाना होगा। मतलब सर्बिया के जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट एक ऐसा लॉ बनाए जिसके लॉ के अंदर लिखा हो कि किसी भी कंपनी को आज के बाद कभी भी लिथियम को या फिर बोरेट, जो हमने देखा था पीछे, लिथियम या बोरेट या फिर कॉपर, किसी भी टाइप की माइनिंग को यहाँ पर मतलब माइन करने के लिए परमिशन नहीं मिलेगी। जब तक ये लॉ नहीं बनेगा तब तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। ठीक है, दिस इज द मेन रीजन कि प्रोटेस्ट अभी भी क्यों कंटिन्यू हो रखा है। अब प्रोटेस्ट का मेन रीजन देखते हैं। देखिए ये तो हो गया, ये इशू तो 2006 से चल रही है, फिर अचानक से प्रोटेस्ट 2021 के अंदर क्यों स्टार्ट हुआ? दिस इज द मेन क्वेश्चन। ठीक है, अब ध्यान से सोचिए, 2006 के अंदर जब ये रियो टिंटो ने स्टार्ट किया था तब से लगातार माइनिंग कर रहे हैं। 2007 2008 लेकर 2015 हो गया, 2020 हो गया, पर इन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया। फिर अचानक से 2021 के अंदर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? उसका रीजन ये है, उसका ट्रिगर पॉइंट ये है कि सर्बिया ने यहां पर दो लॉज पास किए। द फर्स्ट लॉ वाज ऑन लॉ ऑन रेफरेंडम एंड सेकंड लॉ वाज लॉ ऑन एक्सप्रोप्रिएशनल लॉ। ठीक है, अब इन दोनों चीजों के कारण देखिए, लॉ ऑन रेफरेंडम और लॉ ऑफ एक्सप्रोप्रिएशन लॉ, अभी हम इसको थोड़ी देर में समझने वाले हैं। बट आपको देखिए शॉर्ट में आपको समझना है कि ये दोनों ही लॉ जो है माइनिंग कंपनीज को काफी ज्यादा फ्री हैंड प्रोवाइड करती है कि वो उनके कंट्री में आकर माइनिंग कर सकती है। अब थोड़ा सा पॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। सर्बिया का पॉल्यूशन एक्जैक्टली है क्या? अगर आप एनवायरमेंटलिस्ट की बात मानेंगे सर्बिया के, तो वो जो सर्बिया है वो ऑलरेडी इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से बहुत ज्यादा परेशान है। ठीक है, मतलब वन ऑफ द वर्स्ट कंट्रीज में आ चुकी है ऑलरेडी, मतलब पॉल्यूशन के लेवल पे। ठीक है, लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर बहुत ज्यादा ऑलरेडी बढ़ चुका है। सर्बिया जो है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा पॉल्यूटेड कंट्री है। अगर आप सर्बिया की मतलब रैंकिंग की बात करेंगे तो सर्बिया हैज रैंक्ड एज यूरोप्स 5th मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री और वर्ल्ड की 32nd मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री में है। टोटल 98 कंट्री का एक सर्वे हुआ था कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले, उसके अंदर 32nd मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री थी सर्बिया एंड यूरोप की 5th मोस्ट कंट्री बन गई थी। एंड इसका रीजन क्या है? रीजन है सिर्फ इंडस्ट्रियल माइनिंग। ठीक है, इंडस्ट्रियल माइनिंग इज द मेन रीजन, जिसके कारण सर्बिया लगातार पॉल्यूशन की चीजों में खराब होता जा रहा है। 2019 में एक रिपोर्ट आया था जहां पर ग्लोबल अलायंस ऑन हेल्थ एंड पॉल्यूशन नाम का एक बॉडी है, उसने एक रिसेंटली रिपोर्ट निकाला था। उसके अंदर ये पाया गया कि सर्बिया है, इट इज वन ऑफ द टॉप 10 कंट्रीज में से जहां पर सबसे ज्यादा डेथ्स होती है ड्यू टू पॉल्यूशन। जहां पर हर 1 लाख पॉपुलेशन में से 175 लोग जिनकी डेथ होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन रिलेटेड इश्यूज। ठीक है, रेस्पिरेटरी इश्यूज, कार्डियो इश्यूज जो लगातार ये इंक्रीज हो रही है, वो इस चीज के कारण लोगों की वहां पर डेथ हो रही है। सो दिस इज नॉट जस्ट अ फियर, सिर्फ ये फियर नहीं है, बट वहां पर सच में प्रॉब्लम्स वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। डेथ का कॉज वहां पर ऑलरेडी काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, अब देखिए सर्बिया का अगर आप कैपिटल देखेंगे, सर्बिया कैपिटल इज कॉल्ड एज बेलग्रेड। बेलग्रेड जो है ऑलरेडी इट इज सराउंडेड बाय बहुत सारे लिग्नाइट माइंस है, उसके आसपास में बहुत सारे कोल पावर प्लांट्स है, बहुत सारे कॉपर माइंस है। ये सब के सब माइंस जो है कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को अपने रिवर्स के अंदर फेंकते हैं। रिवर्स के अंदर फेंकने के कारण क्या होता है, जितने भी जो रिवर्स हैं वो ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करती है। ड्रिंकिंग वाटर लोगों के हाथों में जाता है, लोग उस पर्टिकुलर गंदे वाटर को कंज्यूम करते हैं, बीमार पड़ते हैं, उनकी डेथ होती है। ठीक है, दिस इज द मेन इशू। अब वो दो कंट्रोवर्शियल लॉ जिसके बारे में बात कर रहे थे उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट लॉ का क्या नाम था? लॉ ऑन रेफरेंडम, और सेकंड लॉ का नाम है लॉ ऑन एक्सप्रोप्रिएशनल लॉ। ठीक है, ये दो मेन रीजन है, इसके कारण सर्बिया को मतलब एक बेसिकली एक टाइप का ट्रिगर पॉइंट मिला है और उन्होंने एक्चुअली प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया नवंबर 2021 के अंदर। पहला समझते हैं, देखिए लॉ ऑन रेफरेंडम को अगर आप शॉर्ट में समझेंगे तो इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को, किसी भी लॉ को, देखिए रेफरेंडम क्या होता है पहली बात तो, रेफरेंडम का सीधा सा मतलब क्या है, गवर्नमेंट यहां पर क्या करती है, किसी एक पर्टिकुलर बिल को या फिर किसी एक पर्टिकुलर लॉ को पब्लिक के सामने रखती है, पब्लिक उस पर वोटिंग करती है। अगर वो चीज पास हो जाती है तो गवर्नमेंट उसे पास करती है, अगर वो पास नहीं होती है तो गवर्नमेंट उसे पास नहीं करती है। ठीक है, तो अभी तक सर्बिया के अंदर लॉ था कि एक पर्टिकुलर चीज को, अगर किसी पर्टिकुलर बिल को अगर रेफरेंडम से पास कराना है तो उसको 50% वोटिंग मिलनी चाहिए। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में उसको 50% से ज्यादा लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो ही वो पर्टिकुलर लॉ पास हो जाएगा। बट ये लॉ ऑन रेफरेंडम के अंदर क्या किया गया है, पर्टिकुलर जो ये लिमिट है 50%, उसको चेंज कर दिया गया है, उसको 50% से कम कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर लॉ को पास कराने के लिए उनको अब कम सिटीजन का सपोर्ट चाहिए एज कंपेयर टू पहले, जहां पर उनको कम से कम आधे सिटीजन का सपोर्ट चाहिए होता था। ठीक है, सेकंड लॉ दैट इज कॉल्ड एज एक्सप्रोप्रिएशन लॉ। इसका सीधा सा मतलब यह है कि स्टेट गवर्नमेंट बहुत ही इजी तरीके से किसी भी प्राइवेट लैंड को किसी भी पर्सन से एक्वायर कर सकती है, कम कंपनसेशन देकर भी। मतलब बेसिकली कंपनसेशन की बात वहां पर बहुत ही कम अमाउंट में की गई है और बस ये बोला गया है कि बहुत ही फास्ट तरीके से करेंगे। तो एक्सप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि बहुत ही फास्ट तरीके से लैंड को एक्वायर करना। ठीक है, कहते हैं उसे कहते हैं एक्सप्रोप्रिएट करना। इसको हल्का सा और समझते हैं तो जैसा हम रेफरेंडम लॉ में देखा हमने कि रेफरेंडम का लॉ का सीधा सा मतलब यह है कि पहले क्या होता था, 1994 में एक पहले लॉ पास हुआ था सर्बिया के अंदर जिसमें यह बोला गया था कि किसी भी अगर आपको बिल को पास कराना है रेफरेंडम के थ्रू तो आपको कम से कम 50% लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा। बट अभी इस चीज को लोअर कर दिया गया है, इस चीज को रिड्यूस कर दिया गया है। अब बोला है कि 50% की वैल्यू नहीं है, अब रेफरेंडम करने के लिए 40% लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट को आसानी से एक बिल पास कर सकती है। पहले अगर आधे लोग चाहते तो उस चीज को पास नहीं करा पाते, बट अब क्या होता है कि अगर मतलब आधे लोग भी, मतलब अगर आधे से कम लोग भी अगर चाहेंगे तब भी वो इजीली पास हो सकता है।
ठीक है। ऑपोजिशन जो सर्बिया की ऑपोजिशन गवर्नमेंट है वो लगातार इस चीज को अनडेमोक्रेटिक और अगेंस्ट सर्बियास कॉन्स्टिट्यूशन बोल रही है, बट इसके बावजूद ये पर्टिकुलर बिल अभी तक कैंसिल नहीं हुआ है। सेकंड लॉ जो था दैट इज कॉल्ड एक्सप्रोप्रिएशन लॉ। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का, किसी भी पर्टिकुलर लैंड को 5 दिनों के अंदर जल्दी से जल्दी एक्सप्रोप्रिएट कर देना है अलॉन्ग विद द कंपनसेशन। अगर कोई उस चीज के लिए कंपनसेशन प्रोवाइड करना है तो आपको 5 दिनों के अंदर कैंसिल करना है, मतलब 5 दिनों के अंदर आपको हर चीज वहां पे कंप्लीट कर देनी है। देखिए ऑल्दो ये इस चीज में तो बहुत ही फास्ट हो जाएगा कि ठीक है जल्दी जल्दी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, बट आपको नहीं लगता कि 5 दिनों के अंदर थोड़ा सा ज्यादा ही कुछ फास्ट हो जाएगा? बिकॉज एक पर्टिकुलर पर्सन अगर उसका अगर आप लैंड छीन रहे हो, उसका लैंड दे रहे हो, फर्स्ट चीज तो है आपको उसको रिहेबिलिटेट करना है। रिहेबिलिटेट करने में पांच दिन तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप 5 दिन के अंदर एक पर्टिकुलर पर्सन को एक जगह से उठा के उसको आप सेकंड जगह दे दोगे, उसको मतलब उसको एक नया आप एक टाइप का रूम दे दोगे, नया एक आपको हाउस दे दोगे। दिस इज नॉट पॉसिबल। आप उसको कंपनसेशन के सारे पेपर्स आप उसको दे दोगे, उसको रिहेबिलिटेट भी करा दोगे। दिस इज नॉट पॉसिबल विद इन 5 डेज। 5 डेज इज टू सून, ठीक है। तो पहले चीज तो ये होगी। इससे कारण क्या हुआ, पब्लिक ने यहां पर इस चीज को यूज करके इस दोनों ही लॉ के अगेंस्ट में यहां पर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ऐसे प्रोटेस्टर ऐसे हैं जो लगातार गवर्नमेंट को यहां पर एक्यूज कर रहे हैं कि इन दोनों लॉ को इसलिए पास किया गया है ताकि बाकी और भी माइनिंग प्रोजेक्ट्स को यहां पर आगे जाकर मतलब इंक्रीज किया जा सके, ठीक है। तो लोग जो यहां पर है वो क्या कर रहे हैं, लोग यहां पर गवर्नमेंट को अच्छी तरह समझ रहे हैं। गवर्नमेंट यहां पर कोई भी गलत स्टेप ले रही है तो उसके अगेंस्ट में यहां पर खड़े हो रहे हैं। तो आपको यहां पर इस चीज से क्या लेना है, इंडिया के पर्सपेक्टिव में आपको यहां पर इस चीज को आप आंसर में इसलिए लिख सकते हो कि कहीं पर भी अगर आपको गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ लिखना हो, गवर्नमेंट के अगेंस्ट इन द सेंस कि गवर्नमेंट अगर कुछ गलत कर रही है, ठीक है, और आपको वहां पर एग्जांपल लिखना हो कि इंडिया किस पर्टिकुलर कंट्री से सीख सकती है, तो एनवायरमेंटल के सारे इश्यूज में आप सर्बिया का एग्जांपल दे सकते हैं कि हाउ द पीपल ऑफ सर्बिया हैव एक्चुअली स्टार्टेड अ प्रोटेस्ट, जिसके थ्रू जितने भी डिफरेंट प्रोटेस्ट ऐसे जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे थे जो कि एनवायरमेंट को डायरेक्टली नुकसान पहुंचा रहे थे, उस सारे प्रोजेक्ट्स को यहां पर सर्बिया के लोगों ने प्रोटेस्ट करके कैंसिल करा दिया, वहां पर उनको बंद करा दिया, ठीक है। दिस इज अ वेरी वेरी गुड एग्जांपल। अब देखिए जो रियो टिंटो था, यानी कि जो मेन कंपनी थी, जो कंपनी थी जिसने एक्चुअली वो रिजर्व ढूंढा था, जहां पे सारे का सारा फंडिंग कर रही थी अराउंड $2.4 बिलियन का, फिर वहां पर वो सारे रिजर्व बनाने की कोशिश करी थी, उसका स्टेटमेंट क्या है देखिए। वो जो ये पर्टिकुलर माइन था जादर माइन, वो 2026 में उससे सबसे पहला फर्स्ट प्रोडक्शन देखने वाले थे। मतलब ऐसा वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तब तक हमें पहला मतलब माइनिंग करके पहले रिफाइनरी करके फर्स्ट लिथियम मिल जाएगा, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, इस चीज को ऑब्वियसली प्रोटेस्ट के कारण कैंसिल कर दिया गया, तो ये चीज अभी आगे बढ़ गई है, ठीक है। और सेकंड चीज क्या हुआ, सर्बिया ने सारे के सारे उनके लाइसेंसेस छीन लिए। लाइसेंस छीनने के बाद तो ऑब्वियस सी बात है, कंपनी थी, उसका मेन काम क्या था, उसका मेन काम था प्रॉफिट। अब उसको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, सो दैट इज व्हाई इट इज एक्सट्रीमली कंसर्न्ड विद द गवर्नमेंट्स डिसीजन, ठीक है। ऑब्वियसली वो लीगल मतलब लीगैलिटीज वगैरह को चेक कर रहे हैं एंड जो भी होगा वो देखा जाएगा। लेकिन यहां पर जो प्राइम मिनिस्टर है, देखिए अगर प्राइम मिनिस्टर वहां पे प्रोजेक्ट को कैंसिल कर रही है तो उनको कोई ना कोई रीजन देना पड़ता है, राइट। तो उन्होंने जो रीजन दिया वो ये बोला है कि जो रियो टिंटो कंपनी है उसने सारे एसेंशियल इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग में डिस्क्लोज नहीं किए थे, और ये उन्होंने बताया नहीं, किसी कारण जो वाटर है मतलब रिवर का जो वाटर है वो वहां पर खराब होने वाला है, पॉल्यूट होने वाला है, इसी चीज के कारण हम इस चीज को पर्टिकुलर जो लाइसेंस है उसको कैंसिल कर रहे हैं। बट कंपनी का ये कहना है कि हमने हर चीज को यहां पर प्रॉपर्ली बताया था, हमने हर चीज को प्रॉपर्ली यहां पर कंप्लाई किया था, उसके बाद ही हम इस प्रोजेक्ट में हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। इसके अलावा जो रियो टिंटो कंपनी है उसका ये भी कहना है कि वी अंडरस्टैंड किया ये एक टाइप का सिग्निफिकेंट कंसर्न्स है, मतलब प्रॉब्लम्स है ऑब्वियसली कि आसपास की जो लोकल कम्युनिटीज है उनको वाटर वहां पर अच्छे से नहीं मिल रहा बिकॉज माइनिंग की इंपैक्ट जो है वो लगातार खराब हो रहा है। बट ये कंपनी ऑब्वियसली ये बोल रही है कि हम इस कंसर्न को प्रॉपर्ली एड्रेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। बट अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि डेवलपमेंट और एनवायरमेंट को जब भी अगर आप दोनों में से किसी एक चीज को चूज करने जाओगे तो प्रॉब्लम हमेशा ही प्रॉब्लम होगी। सोचिए अगर रियो टिंटो ने पहले ही इस पर्टिकुलर चीज को ध्यान में रखा होता, डेवलपमेंट और एनवायरमेंट दोनों को साथ में लेकर चली होती, सोचिए 2006 से लेकर के, ठीक है, ये 2022 चल रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 16 इयर्स हो चुके हैं। अगर 16 साल पहले रियो टिंटो ने सही से काम किया होता, अगर उन्होंने एनवायरमेंट का प्रॉपर ध्यान रखा होता, उन्होंने अगर प्रॉपर्ली जो ग्राउंड वाटर था वहां का उसको खराब नहीं होने दिया होता, जो रिवर डिस्चार्ज था, जो भी इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज था, एक्चुअली उस चीज को बाहर निकाल के और उससे सारा का सारा सल्फर कंटेंट निकालने के बाद, जितना भी हार्मफुल चीजें थी उसको निकालने के बाद अगर उसको रिवर्स में डालते तो शायद आज की नौबत आती ही नहीं। दिस एक्चुअली शोज कि अगर आप एनवायरमेंट को डेवलपमेंट को अगर आप साथ में लेके नहीं चलोगे तो कभी ना कभी प्रॉब्लम इंक्रीज जरूर हो जाएगी। एंड नाउ देखिए अब जाकर रियो टिंटो बोल रहा है कि हाँ ठीक है हम दोनों चीजों को साथ में मैनेज करने की कोशिश करेंगे, बट द पॉइंट इज कि प्रोटेस्ट ऑलरेडी इतना इंक्रीज हो चुका है, लोगों को इतना समझ आ चुका है कि उन्होंने इस पर्टिकुलर लाइसेंस को ही कैंसिल करवा दिया है, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर जो आज का हमारा एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू था उससे आई होप आप ये चीज समझ गए कि एनवायरमेंट और डेवलपमेंट कभी भी दोनों अलग अलग चीजें नहीं चल सकती हैं। अभी के टाइम में स्पेशली जब हम क्लाइमेट चेंज को फेस कर रहे हैं, अभी के टाइम में जो हम एनवायरमेंटल कंसर्न्स को फेस कर रहे हैं, तो अभी के टाइम में हम डेवलपमेंट को अगर हम एनवायरमेंट के साथ मिलाकर लेके चलेंगे तभी हमेशा एक अच्छा हमें रिजल्ट मिलेगा। वरना डेवलपमेंट तो हो सकता है कि हमें मिल जाए, बट द पॉइंट इज कि हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद वो एनवायरमेंट ही ना रहे, एनवायरमेंट ही नहीं रहेगा तो फिर डेवलपमेंट किसके लिए कर रहे हैं, राइट। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको जितने भी पर्सपेक्टिव्स थे वो प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। आपका इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में क्या क्या व्यूज हैं आप उसे कमेंट बॉक्सेस में प्लीज मेंशन कीजिए, हम उसके बारे में और भी बात करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।